हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं साहित्य के बारे में। साहित्यकालीन कवियों के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, जिनमें कल हमने पढ़ा था प्राचीन कालीन, मध्यकालीन, आधुनिक और लोक जनजातीय कवियों के नाम पढ़े थे सिर्फ। आज हम उनके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या रहेगा? प्राचीन काल के बारे में। तो जो भी प्राचीन कालीन कवि थे उनके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन कालीन कवियों के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं। तो प्राचीन कालीन कवियों में हम सबसे पहले कालिदास के बारे में जानेंगे। तो आप इस तरीके से अपने मेंस के नोट्स भी बना सकते हैं, पीएससी मेंस के नोट्स बना सकते हैं, या कोई भी आप अनदर एग्जाम देने वाले हैं तो उसके लिए भी आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले हम प्राचीन कालीन साहित्यकारों में कालिदास के बारे में जानते हैं। तो कालिदास के जन्म के बारे में विवाद है, और इनका प्रेम अवंती के प्रति अधिक होने के कारण इनकी कर्मस्थली क्या कही गई है? उज्जैन को इनकी कर्मस्थली कही गई है। और जो गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, ये उनके मतलब जो कालिदास जी हैं उनके सर्वप्रिय नवरत्नों में से एक थे। किनके? शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। और इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 40 रचनाएं की हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग कितनी रचनाएं की हैं? इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 40 रचनाएं की हैं। और जो 40 रचनाएं की हैं और उनमें से 7 रचनाएं इनकी प्रमुख हैं। कितनी? 7 रचनाएं इनकी प्रमुख हैं। तो जो 7 रचनाएं इनकी प्रमुख हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। और जैसे रचनाओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इनकी रचनाओं को इन्होंने 3 नाटक लिखे हैं। 3 नाटक लिखे हैं इन्होंने, और 2 खंडकाव्य लिखे हैं, और 2 महाकाव्य इन्होंने लिखे हैं। तो सबसे पहले हम इनके 3 नाटकों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे इनके 3 नाटक कौन से थे? अभिज्ञान शाकुंतलम। इनके 3 नाटक कौन से थे? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्नि मित्रम। और खंडकाव्य कौन कौन से हैं? इनके 2 खंडकाव्य हैं, जिनमें से मेघदूतम, ऋतु संहारम। कौन से? मेघदूतम और ऋतु संहारम। और इसके बाद हम महाकाव्य पढ़ते हैं इनके। तो इनके 2 महाकाव्य थे, रघुवंशम और कुमार संभवम। फिर हम अभिज्ञान शाकुंतलम का विस्तार से पढ़ लेते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में। तो इस नाटक में कालिदास के हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत एवं वन कन्या शकुंतला के मिलन एवं विक्षोभ का वर्णन किया गया है। मतलब इस नाटक में इन्होंने किसका वर्णन किया है? जो उस समय तत्कालीन हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत थे एवं वन कन्या शकुंतला थी, उनके विक्षोभ मतलब इनके विरह का वर्णन किया किया हुआ है। अर्थात यह श्रृंगार रस पर आधारित है। किस रस पर आधारित है? यह श्रृंगार रस पर आधारित है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि अभिज्ञान शाकुंतलम किस रस पर आधारित है, तो आप क्या आंसर देंगे? श्रृंगार रस पर आधारित है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम पढ़ते हैं मालविकाग्नि मित्रम। किसके बारे में? इनकी नेक्स्ट रचना क्या है? मालविकाग्नि मित्रम। इस नाटक में शुंग वंशीय शासक अग्निमित्र एवं उनकी दासी मालविका के प्रणय संबंधों का वर्णन किया गया। अर्थात यह भी श्रृंगार रस पर आधारित है। किस रस पर आधारित आधारित है? यह भी श्रृंगार रस पर आधारित है। और इसमें किसका वर्णन किया गया है? इसमें शुंग वंशीय शासक अग्निमित्र एवं उनकी दासी मालविका के प्रणय का वर्णन किया गया है, मतलब इनके प्रेम का वर्णन किया गया है इसमें। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं विक्रमो वर्षियम। किसके बारे में पढ़ते हैं? विक्रमो वर्षियम। इनकी नेक्स्ट रचना क्या है? विक्रमो वर्षियम। इस नाटक में मृत्युलोक के राजा प्रूर्वा, कहाँ के राजा? मृत्युलोक के राजा प्रूर्वा एवं इंद्र की अप्सरा उर्वशी के प्रणय संबंधों का वर्णन है। मतलब किसका? विक्रमो वर्षियों में किसका वर्णन है? मृत्युलोक के राजा प्रूर्वा और इंद्र की अप्सरा उर्वशी के बारे में वर्णन किया गया है। किसमें? विक्रमो वर्षियम में। फिर नेक्स्ट रचना हम पढ़ते हैं रघुवंशम। इसमें रघुकुल के राजाओं की शौर्यता का गुणगान किया गया है। वीर रस पर आधारित है। मतलब रघुवंशम जो रचना है वो किस रस पर आधारित है? ये रचना है वीर रस पर आधारित है, यह रचना। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कुमार संभवम। इनकी नेक्स्ट रचना कौन सी है? कुमार संभवम। इसमें शिव एवं पार्वती के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। किनके? शिव एवं पार्वती के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। साथ ही कार्तिकेय के जन्म एवं कार्तिकेय द्वारा ताड़िकासुर के वध की कहानी का प्रसंग भी वर्णित है। मतलब किसका? कार्तिक ने जो ताड़कासुर का वध किया था उसका प्रसंग भी इसमें वर्णित है। किसमें? कुमार संभवम में वर्णित है। फिर नेक्स्ट हम खंड काव्य पढ़ते हैं इनके। तो जो खंड काव्य के बारे में हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेघदूतम के बारे में। इस रचना में रामगिरी पर्वत,
कौन सा? रामगिरी पर्वत विंध्याचल पर्वत से यक्ष द्वारा मेघों की सहायता से अपनी प्रेमिका को संदेश भेजने का वर्णन प्राप्त होता है। साथ साथ वेत्रवती नदी की को भी वर्णित किया गया है। मतलब जो मेघदूतम है इसमें किसके बारे में बात की गई है? मतलब इसमें बात की गई है मेघों के माध्यम से यक्ष द्वारा अपनी प्रेमिका को संदेश भेजने के बारे में बात की गई है। और इसमें किस नदी का वर्णन है? इसमें वेत्रवती नदी का वर्णन है। श्रृंगार रस पर आधारित होने के बावजूद भी प्रकृति का सौंदर्य का चित्रण किया गया है। मतलब ये किस पर आधारित? ये श्रृंगार रस पर आधारित है। और इसमें किसका वर्णन किया गया है? प्रकृति के सौंदर्य का अपूर्ण असीम वर्णन किया गया है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऋतु संहार के बारे में। ऋतु संहार के बारे में हम पढ़ें तो इसमें कालिदास ने 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है, जैसे शरद, हेमंत, शिशिर, वर्षा, ग्रीष्म और वसंत। ये कई बार क्वेश्चन भी ऐसा आ जाता है कि कितनी कितनी भारत में कितनी ऋतुएं हैं या फिर कितनी ऋतुओं के बारे में आप जानते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप 6 ऋतु आसानी से लगा सकते हैं। और उनके नाम कौन कौन से होंगे? शरद, हेमंत, शिशिर, वर्षा और ग्रीष्म। वर्षा ऋतु को ऋतु संहार में ऋतुराज कहा कहकर संबोधित किया गया है। मतलब जो ऋतुराज है वो किस पर आधारित है? वर्षा ऋतु पर। और वर्षा ऋतु को क्या कहा गया है? ऋतुराज कहा गया है। वह क्या कहा गया है? वर्षा ऋतु को ऋतुराज कहा गया है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनकी नेक्स्ट भर्तहरि के बारे में। नेक्स्ट कवि हैं हमारे भर्तहरि, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इनके जन्म को लेकर इतिहासकारों में संदेह दिखाई देता है। मतलब इनके भी जन्म को लेकर इतिहासकारों में संदेह है। और मेरुतुंग की प्रबोध चिंतामणि एवं प्रभावक चरित्र के अंतर्गत भर्तहरि को राजा विक्रमादित्य का अग्रज बताया गया है। किनका? राजा विक्रमादित्य का अग्रज बताया गया है। और ये मतलब कब? 5वीं सदी में। इनका कई समय तक जो निवास स्थान कहाँ रहा है? उज्जैन की गुफाओं में। जैसे आपने पढ़ा होगा कि भर्तहरि गुफाएं कहाँ हैं, कई बार आप कई सारे पेपरों में देखते हैं, तो उसमें आंसर क्या होगा? उज्जैन। तो और इनकी मुख्य साधना स्थली क्या रही है? चुनार गांव। ये चुनार गांव कहाँ पर है? यूपी में। जैसे आपसे कोई पूछे कि भर्तहरि की मुख्य साधना स्थली कहाँ रही, तो चुनार गांव। और ऐसा ही कोई क्वेश्चन आ जाए कि चुनार गांव है कहाँ, तो आप आराम से लगा सकते हैं कहाँ पर है? यूपी में है। और इनकी समाधि कहाँ पर है? राजस्थान के सारिस्का में। कहाँ पर है इनकी समाधि? राजस्थान के सारिस्का में इनकी समाधि है। इनकी रचनाओं के बारे में हम पढ़ें तो त्रिशतक, शतक त्रय। जैसे श्रृंगार शतक, त्रिशतक में हम किनको लेंगे? श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक। श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। और अन्य रचनाओं में और कौन सी है इनकी? सब धातु समीक्षा, वेदांत सूत्रवृत्ति, मीमांसा सूत्रवृत्ति और महाभाष्य दीपिका इनकी अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बाणभट्ट के बारे में। तो जैसे इनका जीवन परिचय अगर हम देखें तो ये उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले थे और हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किसके? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन द्वारा बाणभट्ट को चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया है। किसको? बाणभट्ट को। और किसने किया है? हर्षवर्धन ने इनको चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया। इन उपनाम साहित्य के वनांचल का केसरी शेर। मतलब किसका? साहित्य के वनांचल का केसरी शेर भी इन्हें कहा गया है। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? इनकी रचनाओं के बारे में हम पढ़ें तो इनकी रचनाएं थी हर्षचरित, हर्ष के जीवन पर आधारित। मतलब इनकी प्रथम रचना कौन सी थी? हर्षचरित। और किस पर? हर्ष के जीवन चरित्र पर आधारित यह इनकी प्रथम रचना थी। कादम्बरी संस्कृत भाषा में लिखित विश्व का प्रथम उपन्यास है। कौन सा? मतलब कादम्बरी संस्कृत भाषा में लिखित विश्व का प्रथम उपन्यास है। पार्वती परिणय, चंडी शतक, मुकुट ताड़ितक ये इनकी अन्य रचनाएं थी। किनकी? ये बाणभट्ट की अन्य रचनाएं थी। अब नेक्स्ट अगर हम पढ़ते हैं तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं राजशेखर के बारे में। तो इनका जीवन परिचय समझ लेते हैं पहले। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं के महेंद्रपाल एवं महिपाल के दरबारी कवि थे। किसके? गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं महेंद्रपाल एवं महिपाल के दरबारी कवि थे। इनका संरक्षण इनको प्राप्त था। गुर्जर प्रतिहार वंश की शक्ति क्षीण होने पर ये किसकी? गुर्जर प्रतिहार वंश की शक्ति क्षीण होने पर ये कलचुरी वंश के त्रिपुरी शाखा के युवराज प्रथम के दरबारी कवि रहे। मतलब कब?
जब गुर्जर पृथ्वी वंश की शक्ति समाप्त हो गई और उसके बाद फिर ये कलचुरी वंश की त्रिपुरी शाखा के युवराज प्रथम के दरबारी कवि रहे। इनकी रचनाओं के बारे में हम पढ़ें तो इनकी रचनाएं थी बाल रामायण, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी और विद्वत्साल भंजिका। जैसे युवराज प्रथम के उज्जैन के प्रति लगाव को देखते हुए राजशेखर ने अपनी इस रचना को युवराज को उज्जैनी भुजंग कहकर संबोधित किया। ये रचनाएं कब लिखी उन्होंने? जब कलचुरी वंश के त्रिपुरी शाखा के शासक युवराज के प्रथम जब ये कवि रहे हैं और तब उन्होंने ये रचना लिखी थी विद्वत्साल भंजिका। उनके प्रति उन्होंने अपना प्रेम व्यक्त करती हुई ये रचनाएं लिखी। नेक्स्ट कवि हम हमारे हैं भवभूति। तो हम भवभूति के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनका जन्म महाराष्ट्र के पदमपुर विदर्भ क्षेत्र में हुआ था। कहाँ? पदमपुर विदर्भ क्षेत्र में हुआ था, महाराष्ट्र के। इनका उपनाम प्राचीन भारत का मिल्टन है। क्या है इनका उपनाम? प्राचीन भारत का मिल्टन है इनका उपनाम। और संरक्षण इन्हें गुर्जर पृथियार वंश के राजाओं यशोवर्मन का संरक्षण प्राप्त था। किसका? गुर्जर पृथियार वंश के राजा यशोवर्मन का इन्हें संरक्षण प्राप्त था। इन्हें त्रिकंड के नाम से भी जाना जाता है। इनकी रचना थी महावीर चरितम, भगवान राम की शौर्यता का वर्णन और वीर रस पर आधारित। महावीर चरितम वीर रस पर आधारित है और भगवान राम की शौर्यता का वर्णन है इसमें। उत्तर रामचरित माता सीता के पुनर्गमन तथा पुनर्वनगमन तथा लवकुश के संघर्ष पर आधारित है। किस पर? उत्तर रामचरित मतलब लवकुश के संघर्ष पर आधारित है। जब माता सीता दोबारा से वन गमन कर गई थी उससे रिलेटेड क्या है? उत्तर रामचरित। किसकी रचना है? भवभूति की रचना है। कई बार लोग इसे कालिदास लगा देते हैं लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़ लें। किसकी रचना है? भवभूति की। मालती माधव, यह नायिका मालती एवं नायक माधव के मिलन व विक्षोभ का वर्णन है। मतलब जो नायिका मालती एवं माधव हैं उनके मिलन और विरह का वर्णन है इसमें, विक्षोभ का वर्णन है। किस पर आधारित है? श्रृंगार रस पर आधारित है ये। और फिर हम जैसे नेक्स्ट पढ़ें, दार्शनिकों ने इन्हें अम्बेक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अम्बेक के नाम से जाना जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे हम आपको नई नई वीडियोस ला सकें आपकी नॉलेज के लिए। धन्यवाद।